अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जा, फ्रांस ने किया विरोध। बांग्लादेश में बढ़ रहे हिंदुओं पर हमले और आगजनी। साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति योल को जेल की सजा। व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में आईसीई सवालों पर गरमाया मुद्दा। अफगानिस्तान में लोकप्रिय हो रही भारत की दवाइयां। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। वक्त हो चला है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका और ग्रीनलैंड की। अमेरिका की ग्रीनलैंड पर कब्जे की योजना ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। फ्रांस ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो यह हद पार करना होगा और पूरी दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है। फ्रांस के वित्त मंत्री रोलैंड लेस्क्योर ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से साफ कहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्रयास उनकी देश के लिए अस्वीकार्य है और इससे अमेरिका और यूरोपीय संघ के आर्थिक संबंधों को खतरा हो सकता है। लेस्क्योर ने यह भी कहा है कि ग्रीनलैंड एक संप्रभु देश का हिस्सा है और इसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कहा है कि फ्रांस और यूरोप की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा फ्रांस ने नाटो के सहयोगी देशों डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में सैनिक तैनात किए हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी कहा है कि अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड को लेकर मतभेद बने हुए हैं और हालिया वार्ता सफल नहीं रही। इसके बावजूद अमेरिका अपनी महत्वाकांक्षा पर कायम है। इस पर एक कार्य समूह गठित किया गया है, लेकिन बुनियादी असहमति अब भी बनी हुई है, जिससे यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर बना हुआ है। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा मामला सिलहट जिले के गोवाइन घाट इलाके का है, जहां एक हिंदू शिक्षक बीरेंद्र कुमार के घर में आग लगा दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें परिवार आग से बचने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। गनीमत रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन घटना ने स्थानीय हिंदू समुदाय और पीड़ित परिवार में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि आग किसने और क्यों लगाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कट्टरपंथी ही इसके पीछे हो सकते हैं। यह घटना अकेली नहीं है। बीते 5 दिनों में हिंदुओं के घरों में आगजनी की 6 घटनाएं हो चुकी हैं। दिसंबर महीने में चटगांव में कट्टरपंथियों ने 2 हिंदू परिवारों के घरों के दरवाजों को बाहर से बंद कर आग लगा दी थी, जिसमें लोग बाल बाल बचे थे। इसी हफ्ते फैनी जिले में एक हिंदू ऑटो रिक्शा चालक समीर दास को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने और मोहम्मद यूनुस सरकार आने के बाद हिंदुओं पर हमलों की संख्या बढ़ी है। बीते समय में कई हिंदू युवकों की हत्याएं हुई हैं और दिसंबर में ईश निंदा के झूठे आरोप में एक युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। इन घटनाओं ने बांग्लादेश के हिंदू समुदाय में भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि दक्षिण कोरिया से संबंधित है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 5 साल की जेल की सजा सुना दी है। यह सजा उन्हें 2024 के अंत में देश में मार्शल लॉ लागू करने के मामले में मिली है। यून सुक योल पर कुल 8 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से इस मामले की सुनवाई पहले पूरी हुई। अदालत के फैसले में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति ने गिरफ्तारी से बचने और गिरफ्तारी का विरोध करने के आरोपों में यह सजा पाई है। उनके खिलाफ सबसे गंभीर आरोप यह है कि उन्होंने मार्शल लॉ के दौरान देश में विद्रोह का नेतृत्व किया और इसे गंभीर अपराध माना गया है। अभियोजकों ने उनके लिए 10 साल की जेल की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। यून सुक योल की कानूनी टीम ने इस मांग को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। यून सुक योल को पहले महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति पद से हटाया गया था और बाद में गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने देश में सत्ता बनाए रखने के लिए मार्शल लॉ लागू किया और उदारवादियों के एजेंडे को रोकने के लिए संसद को नियंत्रित किया। जांच में यह भी पाया गया कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया और बगावत करने के अन्य आपराधिक मामलों में भी आरोपी पाए गए। इस फैसले के बाद दक्षिण कोरिया की राजनीति में नया विवाद उत्पन्न हो गया है। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि व्हाइट हाउस और अमेरिका से संबंधित है। व्हाइट हाउस में 15 जनवरी 2026 को हुई प्रेस ब्रीफिंग में प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट और पत्रकार नाइल स्टैनिज के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। स्टैनिज ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट से जुड़े मुद्दों पर लगातार सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने पिछले साल आईसीई की हिरासत में 32 लोगों की मौत और कई अमेरिकी नागरिकों को गलत तरीके से हिरासत में लेने की घटनाओं का जिक्र किया। स्टैनिज ने पूछा कि ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि आईसीई सब कुछ सही कर रहा है।
लेविट ने जवाब में गुस्सा जाहिर किया और स्टैनिस को पक्षपाती और वामपंथी कार्यकर्ता तक कह डाला। उन्होंने कहा कि स्टैनिस तथ्यों के बजाय अपनी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं और पत्रकार का काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेविट ने यह भी सवाल किया कि क्या स्टैनिस के पास गैरकानूनी अप्रवासियों द्वारा मारे गए अमेरिकी नागरिकों की सही संख्या है, और कहा कि आईसीई अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले लोगों को हटाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया कि कई पत्रकार पक्षपाती दृष्टिकोण रखते हैं और खुद को ईमानदार दिखाने का ढोंग करते हैं। इस ब्रीफिंग ने व्हाइट हाउस प्रेस रूम में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया और यह साफ कर दिया कि इमिग्रेशन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पत्रकार और प्रशासन के बीच गंभीर मतभेद हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि अफगानिस्तान और भारत से संबंधित है। दरअसल अफगानिस्तान में भारतीय दवाइयां पाकिस्तान की दवाइयों की जगह ले रही हैं। अफगान ब्लॉगर फजल अफगान ने सोशल मीडिया पर साझा किया कि भारत में बनी पैरासीटामोल दवाइयों की गुणवत्ता पाकिस्तान और तुर्की की दवाइयों की तुलना में बेहतर और कीमत में सस्ती है। उन्होंने बताया कि सिरदर्द के लिए उन्होंने मेडिकल स्टोर पर भारत में बनी टैबलेट ली और खाने के 10 मिनट बाद की राहत देखी, जिसके बाद उनको काफी आराम मिलता नजर आया। आमतौर पर अफगानिस्तान में रोजमर्रा की चीजें पाकिस्तान से आती हैं क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं लगती हैं और व्यापार आसान होता है। हालांकि तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान रिश्तों में तल्खी के बाद व्यापार पर गहरा असर पड़ा है। सीमा विवाद, पाकिस्तान में आतंकी हमले और अफगान नागरिकों का निष्कासन जैसे कारणों से अफगान व्यापारी अब वैकल्पिक देशों से व्यापार तलाश रहे हैं। इस बीच भारत ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए हैं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहा है। भारत की मदद और भरोसे के कारण अफगान लोग भारतीय सामान और दवाइयां को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ईरान के रास्ते अब भारतीय सामान अफगान बाजार तक पहुंच रहा है और गुणवत्ता तथा भरोसे के कारण पाकिस्तान के सामान की प्रतिस्पर्धा थोड़ी मुश्किल हो गई है। यही कारण है कि अफगानिस्तान में भारतीय दवाइयों की मांग लगातार बढ़ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।